हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लूसेंट अड्डा। हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। तो आज का हमारा तीसरा टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री में सिंधु सभ्यता अर्थात सिंधु सभ्यता। प्राचीन भारत इतिहास में आज का हमारा तीसरा टॉपिक है सिंधु सभ्यता। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की स्वर्णिम तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। तो सिंधु सभ्यता का टाइम पीरियड कब है? तो वो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। इसका विस्तार कैसा है? तो ये त्रिभुजाकार है। तिथि निर्धारण की कार्बन 14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी द्वारा 1946 में की गई थी। तो कार्बन 14 पद्धति की खोज किसके द्वारा की गई है? तो अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं V.F. लीवी, इनके द्वारा की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। मतलब किसी भी जीवाश्म में कार्बन 14 की मात्रा ही तय करती है कि वो कितनी पुरानी, सबसे कम रहने पे वो सबसे ज़्यादा ओल्ड होती है। सिंधु सभ्यता की खोज 1901 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। तो सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई? तो 1921 में। और किसके द्वारा की गई? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग भी रखा जा सकता है। तो आदि ऐतिहासिक हम कहते किस काल को हैं? तो अभी से पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि आदि ऐतिहासिक उस काल को कहते हैं जिसमें लिखित प्रमाण तो है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। तो सिंधु सभ्यता भी उसी से रिलेटेड है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। तो किसने की थी? तो सर जॉन मार्शल ने की थी। तो कब की थी? 1924 में। सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता ही क्यों कहा जाता? वर्तमान समय में इससे संबंधित हजारों नगरों का पता लग चुका है, परंतु इससे संबंधित उत्खनन चूंकि सिंधु एवं सहायक नदियों के इलाके में हुआ था, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के शाब्दिक पश्चिमी पुरास्थल दाशक नदी के किनारे स्थित सुतकांगडोर जो बलूचिस्तान में है, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, वह दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दामाबाद जिला है जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। तो पूर्वी पुरास्थल कहाँ स्थित है? तो पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर में स्थित है। और फिर पश्चिमी पुरास्थल जो है वो दाशक नदी के किनारे सुतकांगडोर जो बलूचिस्तान में है, चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, वह दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर स्थित दामाबाद है जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो वो नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा एवं कलिबंगन। 6 स्थलों को बड़े नगर का दर्जा दिया गया है, जिसमें है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा एवं कलिबंगन। धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। तो धौलावीरा एक ऐसा स्थल है भारत का जिसे यूनेस्को के द्वारा 2021 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के शाब्दिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। हड़प्पा संस्कृति के शाब्दिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं? तो वो गुजरात में खोजे गए हैं। लगभग 40 से अधिक स्थल जो है गुजरात में खोजे गए हैं हड़प्पा संस्कृति के। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है जो घग्गर नदी के पास है, जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज 1963 में सूरजभान ने की थी।
लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। तो लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था। तो लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कलिबंगन से प्राप्त हुआ है। ये प्रश्न भी अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये कलिबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड अर्थात यज्ञ देवी लोथल एवं कलिबंगन से प्राप्त हुए हैं। तो अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल एवं कलिबंगन से। वहीं अभी से थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था, तो वो लोथल और सुतकोतदा था। उसी तरह अग्निकुंड जो है लोथल एवं कलिबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता, जिसमें पशुपतिनाथ की भी मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। ये प्रश्न भी प्रतियोगी परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं कि कांस्य की नर्तकी कहाँ से मिली है। तो मोहनजोदड़ो से मिली है। और विशाल स्नानागार भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। हड़प्पा की मुहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहुद्रो में मिले हैं। तो मनके बनाने के कारखाने कहाँ पे मिले हैं? तो लोथल एवं चनहुद्रो में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्ति का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती थी। तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। ये दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। लेकिन जब एक से अधिक पंक्तियां हो जाता था तो क्या करते थे? पहली पंक्ति को दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति को बाईं से दाईं की ओर लिखते थे। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। तो लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन सी थी? वो सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। तो सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः घरों का विन्यास किस पद्धति पे बनाते थे? तो वो ग्रिड पद्धति पे बनाते थे। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। इससे भी लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे ताकि इससे आने वाले प्रश्न परीक्षा में छूट ना सके। तो पहला स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे। और वर्तमान में इसकी स्थिति कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला। तो ये किस जिले में है? पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला। और भारत का पंजाब नहीं, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का। और इसके उत्खननकर्ता कौन है? तो दयाराम सैनी, माधव स्वरूप वत्स, व्हीलर। दूसरा प्रमुख स्थल है मोहनजोदड़ो। ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे। और इसकी स्थिति वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला है। इसके उत्खननकर्ता हैं रखालदास बनर्जी, मैके, व्हीलर। और तीसरा प्रमुख स्थल है चनहुद्रो, जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है और इसकी स्थिति सिंध प्रांत नवाबशाह जिला में है। इसका उत्खननकर्ता मैके एनजी मुजुमदार हैं। चौथा हड़प्पा स्थल में है कलिबंगन, जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और कलिबंगन वर्तमान में राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। और इसके उत्खननकर्ता कौन है? अमलानंद घोष, वीवी लाल एवं वी के थापर। कोटदीजी पांचवा प्रमुख स्थल है कोटदीजी। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान वर्तमान में इसकी स्थिति है। और इसके उत्खननकर्ता है फजल अहमद। छठा प्रमुख स्थल है रंगपुर, जो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मादर नदी के किनारे। और वर्तमान में इसकी स्थिति कहाँ है? तो गुजरात का काठियावाड़ जिला। और इसके उत्खननकर्ता हैं रंगनाथ राव। हमारा सातवां हड़प्पा स्थल है रोपड़, जो सतलज नदी के किनारे स्थित है। और वर्तमान में इसकी स्थिति पंजाब का रोपड़ जिला है। और इसके उत्खननकर्ता हैं यज्ञदत्त शर्मा।
8वां हड़प्पा स्थल में है लोथल, जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है और जो वर्तमान में गुजरात का अहमदाबाद जिले में स्थित है, और इसके उत्खनन करता है रंगनाथ राव। 9वां हड़प्पा स्थल है हमारा आलमगीरपुर, जो हिंडन नदी के किनारे स्थित है और ये उत्तर प्रदेश का मेरठ में वर्तमान में स्थित है, और इसके उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा। 10वां स्थल है सुध कांगडोर, जो दाशक नदी के किनारे स्थित है और ये पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे स्थित है, और इसके उत्खनन करता है ऑरेल स्टाइन। और फिर 11वां हड़प्पा स्थल में है वनमाली, जो रंगोई नदी के किनारे स्थित है और वर्तमान में इसकी स्थिति हरियाणा का हिसार जिला में है, और इसके उत्खनन करता है रविंद्र सिंह वशिष्ठ। 12वां हड़प्पा स्थल में है धोलावीरा, जो लूनी नदी के किनारे स्थित है और इसकी वर्तमान स्थिति गुजरात के कच्छ जिला में है, और इसके उत्खनन करता है जेपी जोशी, रविंद्र सिंह वशिष्ठ। और 13वां हड़प्पा स्थल में है शुतका, जो शादीकोट नदी के किनारे स्थित है और इसकी स्थिति दक्षिणी बलूचिस्तान में है, और इसके उत्खनन करता है जॉर्ज डेलस। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, मतलब सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति, इससे प्रमुखता जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है ये पूछा जाता है। जैसे हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे। मोहनजोदारो किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। चनहुदरो किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे। कलिबंगन किस नदी के किनारे स्थित है, तो घग्गर नदी के किनारे। कोटदीजी किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। रंगपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो मादर नदी के किनारे। रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है, तो सतलज नदी के किनारे। लोथल किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो हिंडन नदी के किनारे। सुतकांगडोर किस नदी के किनारे स्थित है, तो दाशक नदी के किनारे। बनवाली किस नदी के किनारे स्थित है, तो रंगोई नदी के किनारे। धोलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है, तो लूनी नदी के किनारे। और सोतका किस नदी के किनारे स्थित है, तो शादीकोट नदी के किनारे स्थित है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे, जिसका तात्पर्य है कि घर जो बनाते थे ये लोग, उसका मेन गेट और खिड़की वो जो है आगे की ओर, मतलब सड़क की ओर ना खोलकर ये लोग पीछे की ओर खोलते थे। मतलब पीछे रास्ता होता होगा उसके थ्रू ये लोग खोलते थे, मेन गेट के थ्रू नहीं खोलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो सैंधव सभ्यता में केवल लोथल नगर एक ऐसा था जिसके दरवाजे जो है मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी, तो गेहूं और जौ। सैंधावासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य वनमाली से मिला है। तो मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो वनमाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। तो रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुतकोतदा, कलिबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तो घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ से मिले हैं, सुतकोतदा, कलिबंगन एवं लोथल से मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। तो सैंधववासी लोगों के तौलों की इकाई कैसी थी, तो वो 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसगाड़ी का उपयोग करते थे। तो यातायात के दौरान जो है ये बैलगाड़ी और भैंसगाड़ी का प्रयोग करते थे, जो 2 पहिए और फिर 4 पहिए का होता था। सिंधु काल में विदेशी व्यापार अर्थात सैंधववासी लोग मतलब क्या क्या चीज कहाँ से आयातित करते थे। तांबा खेतरी बलूचिस्तान और ओमान से, चांदी अफगानिस्तान और ईरान से, सोना कर्नाटक अफगानी और ईरान से, टीन अफगानिस्तान और ईरान जैसे देशों से, गोमेद सौराष्ट्र से, लाजवर्त मेसोपोटामिया से, सीसा ईरान से। तांबा कहाँ से आयातित करते थे, खेतरी बलूचिस्तान और ओमान जैसे प्रदेश से। और फिर चांदी कहाँ से आयातित होते थे, अफगानिस्तान और ईरान जैसे देशों से। सोना कर्नाटक अफगानी और ईरान जैसे देशों से। टीन अफगानिस्तान और ईरान जैसे प्रदेश से। गोमेद सौराष्ट्र प्रदेश से। लाजवर्त मेसोपोटामिया प्रदेश से। सीसा ईरान प्रदेश से। तो पोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का भी पर्याय सिंधु सभ्यता से ही है। मेसोपोटामिया के जो अभिलेख में मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है उसका तात्पर्य सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था।
मतलब हड़प्पा संस्कृति का शासन जो था वो वणिक वर्ग के हाथों में था, मतलब वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होंगे, उनके हाथों में ही था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। तो किसने कहा है? पिग्गट ने। ये प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी किसने कहा है? तो पिग्गट ने कहा है। इसे ध्यानपूर्वक याद रखेंगे। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरा की देवी मानते थे और उनकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं, अर्थात यहाँ के लोग मतलब पेड़ पौधे पक्षी वनस्पति इन सभी का पूजा करते थे। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है, अर्थात स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? तो हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। यहाँ मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं, लेकिन साक्ष्यों से पता चलता है कि यहाँ के लोग वनस्पति पेड़ पौधे पक्षियों इत्यादि का पूजा करते थे। तभी तो ये लोग धरती को उर्वरता की देवी वृक्ष पूजा किया करते थे। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना का सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुंवर वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। जैसा कि हमने बताया कि पेड़ पौधे जीव जंतु इत्यादि की पूजा होती थी हड़प्पा सभ्यता में, लेकिन मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं। तो जैसा आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि पशुओं में कुंवर वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियाँ अर्थात मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सेंधव समाज मातृसत्तात्मक था। सेंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सेंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सेंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपर और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो किस रंग से डिजाइन करते थे? ये ब्लैक कलर से डिजाइन करते थे और लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कलिबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरे होता था। तो निचले शहर में रहते कौन थे? तो निचले शहर में सामान्य लोग रहते थे जो नॉर्मल खेती वेती करते थे और ऐसे अपना जीवन व्यतीत करते होंगे। कलिबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सेंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। तो हड़प्पा के लोग जो है शवों को दफनाते थे, वहीं मोहनजोदड़ो के लोग शवों को जलाने की प्रथा का पालन करते थे। लोथल एवं कलिबंगा में युग्म समाधियां मिली है। तो लोथल एवं कलिबंगा में क्या मिली है? तो युग्म समाधियां मिली है। सेंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। सेंधव सभ्यता के विनाश का अगर सेंधव सभ्यता का विनाश हुआ तो क्यों हुआ? तो कहा जाता है कि बाढ़ के कारण सेंधव सभ्यता का विनाश हो गया। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। तो आग सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लूसेंट अड्डा का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।